11 में सबसे पहले बात श्रीनगर की, जहां के जेवन में कल शाम जम्मू कश्मीर पुलिस की बस पर हुए आतंकी हमले में तीसरे जवान ने भी दम तोड़ दिया है। कांस्टेबल रमीज अहमद कल के हमले में घायल हुए थे, जिनकी आज सुबह मौत हो गई। 11 पुलिस वाले घायल हैं। एएसआई गुलाम हसन और कांस्टेबल शफीक अली ने कल ही दम तोड़ दिया था। आज सभी शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। पुंछ में चल रहे एनकाउंटर में एक आतंकवादी भी ढेर हुआ है। अशरफ वानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, नम आंखों के साथ इन तीनों शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। बिल्कुल अर्पिता, दरअसल अगर देखें तो पिछले 4 दिन के दौरान ये 5 पुलिसकर्मी जो हैं शहीद हुए हैं अलग अलग हमलों में। और सबसे बड़ा जो इस साल का पुलिस पर हमला माना जा रहा है, जो कि जेवन के इलाके में, जहां पर जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का मुख्यालय है, उसी के पास ये बस जो है, इस पर आतंकी हमला कल शाम को तब हुआ जब पूरी तरह से अंधेरा था श्रीनगर शहर में। और घात लगाकर इस पुलिस बस पर जो ये आतंकी हमला हुआ है, उसमें ये 3 पुलिसकर्मी जो हैं मारे गए हैं। 3 पुलिसकर्मियों की जैसे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक सब इंस्पेक्टर हैं, दूसरे पुलिस के सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल हैं, और तीसरा जो जवान है आज सुबह उसने भी श्रीनगर के सेना के अस्पताल में दम तोड़ा। और इस को देखते हुए बाकी जो 11 पुलिसकर्मी जो घायल हुए थे इस आतंकी हमले में, उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। और पुलिस का कहना है कि उन सभी की हालत जो है बेहतर हो रही है, और वो कहीं ना कहीं अच्छी बात है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन के लिए। लेकिन इस हमले के बाद कहीं ना कहीं अब जम्मू कश्मीर पुलिस साफ जो है अंदेशा जता रही है कि शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसी तरह सुरक्षा एजेंसियों पर किसी और आतंकी हमले की कोशिश हो सकती है, जिसको विफल करना या नाकाम करना जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती है। यहाँ जो ये 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, अब उनमें से एक जो है कंगन इलाके का है जो गांधरबल ज़िले में आता है, 2 में एक रामबन डिस्ट्रिक्ट का है, उसका शव उनके परिवार को भेजा जाएगा। और तीसरा जो सब इंस्पेक्टर पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, उनका वो रियासी ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं जो जम्मू इलाके में आता है, उनका शव भी उनके घर को जो है सौंपा जाएगा। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों का साफ कहना था कि जम्मू कश्मीर पुलिस पहले से ही आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में लड़ाई लड़ रहा है, और जाहिर है कि आतंकवादियों के निशाने पर है। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स और जवानों में जो है काफ़ी उनमें हौसला उनका बुलंद रहा भी है और रहेगा भी, और वो आतंकवाद का डट कर मुकाबला करेंगे। और जो भी परिस्थितियां पैदा होती हैं जम्मू कश्मीर में, पहले भी उन्होंने उसका मुकाबला किया है और अब भी करेंगे। अर्पिता, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ अशरफ। इस बीच नम आंखों से इन 3 शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि पूरे राजकीय सम्मान के साथ। आतंकी हमले में कल ये जवान शहीद हुए थे। दुनिया भर के लिए चिंता का सबब बने कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत की पुष्टि हो चुकी है। मौत ब्रिटेन में हुई है, भारत में भी। यह है दिल्ली का सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर। कोविड की दोनों लहरों के दौरान इस सेंटर में बड़े पैमाने पर इलाज हुआ, और अब जब ओमिक्रॉन के खतरे का अंदेशा बढ़ रहा है, तो एक बार फिर आईटीबीपी द्वारा संचालित इस सेंटर पर तैयारियां चाक चौबंद की जा रही।
यहाँ 500 ऑक्सीजन बेड्स पहले से मौजूद थे। सोमवार को 150 वेंटिलेटर बेड्स भी ऑपरेशनल कर दिए गए। पीएम केयर्स फंड से उपलब्ध कराए गए इन वेंटिलेटर बेड्स में जीपीएस भी लगे हुए हैं। देखिए, उस समय हम लोगों ने बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही तैयारियों के साथ इसका संचालन दोबारा शुरू किया था और लगभग दूसरी लहर के बाद जब हमने इसे स्थापित किया जून जुलाई के आसपास इसी वर्ष, वहां पर हम लोगों ने ऑक्सीजन रिफिलिंग की भी पूरी व्यवस्था रखी हुई है। तो निश्चित रूप से जो भी बेड्स हैं वहां ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कोई कमी, लगातार मैं कहूंगा जुलाई के बाद से कोई कमी नहीं है। और यदि आवश्यकता पड़ती है तो अब वो स्थिति दोबारा शायद ही आएगी। और निश्चित रूप से जो हमारे पास 150 आईसीयू बेड्स हैं वो बहुत ही मैं कहूंगा इक्विप्ड हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बने हुए हैं और उस पर हम लोगों ने काफी सारे मरीजों को ट्रीटमेंट भी दिया है। तो वो सारी तैयारियां हैं। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर जैसी सुविधाएं तैयार होना भरोसा तो देता है, लेकिन दुनिया के हालात बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन का खतरा बड़ा है। 63 देशों में फैल चुके ओमिक्रॉन से पहली मौत हो गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने देश में ओमिक्रॉन से पहली मौत की पुष्टि कर दी है। Sadly, yes, Omicron is producing hospitalizations and sadly at least one patient has now been confirmed to have died with Omicron. दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले पहचाना गया ओमिक्रॉन वेरिएंट अब ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों में बुरी तरह फैल गया है। एक स्टडी के मुताबिक अगर जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो यूके में अप्रैल तक 25,000 से लेकर 75,000 मौतें हो सकती हैं। हालांकि अभी इस स्टडी की समीक्षा नहीं हुई, लेकिन स्टडी साफ चेता रही है कि ओमिक्रॉन पर लापरवाही का जोखिम मोल नहीं लिया जा सकता। ब्रिटेन में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि महीने के अंत तक यानी दिसंबर के अंत तक वहां पर कम से कम 1 लाख ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ सकते हैं। और ये अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि हम देख रहे थे कि ओमिक्रॉन का कहर पहले साउथ अफ्रीका में दिख रहा था, अब यूनाइटेड किंगडम में भी दिखने लगा है और इसके बावजूद भी भारत ने अभी तक इंटरनेशनल ट्रैवल पर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसीलिए हो सकता है कि कई केसेस भारत में अब दिखाई दे। Biggest India, where hundreds of millions of individuals are not fully vaccinated, even if there is a large surge, a large wave of mild infections that require a small percentage of people to get hospitalized, that can overwhelm our health system. वैसे तो भारत में ओमिक्रॉन के मामले अभी इक्का दुक्का ही बढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर आंख नहीं मूंदी जा सकती। आयरलैंड से लौटे 34 साल के व्यक्ति में ओमिक्रॉन की पुष्टि ने आंध्र प्रदेश में भी इसकी दस्तक दे दी। इससे पहले ओमिक्रॉन के 38 मरीजों की भारत में पुष्टि हुई है। मिलन शर्मा और स्नेहा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा ओमिक्रॉन ने काफी हद तक बढ़ा दिया। गणितज्ञों की कैलकुलेशन के आधार पर जनवरी में इस लहर में तेजी आने का अनुमान लगाया गया है। ये दावा दुनिया भर के डेटा पर रिसर्च के आधार पर किया गया है। इस रिसर्च में ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन की मियाद से लेकर अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से इसकी तुलना तक की गई है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर नए अनुमान सामने आ रहे हैं। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर के बाद अब कुछ और अनुमानों में कोरोना को लेकर ज्यादा जानकारियां जाहिर की गई हैं। हालांकि गणितज्ञों का ये भी कहना है कि ओमिक्रॉन कितना खतरनाक होगा, इस बारे में अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। कहा जा रहा है कि भारत में मकर संक्रांति के आसपास ओमिक्रॉन पीक पर पहुंच सकता है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के आंकड़ों पर गणितीय अध्ययन के बाद अनुमान लगाया गया है कि ओमिक्रॉन जनवरी 2022 के मध्य तक अपना असर दिखा सकता है और ये तेजी से फैलने वाला हो सकता है। दूसरी लहर के बाद कैगल साइट पर दुनिया भर का डेटा अपलोड हुआ था और इससे लिए गए आंकड़ों पर रिसर्च के बाद नए अनुमान जारी किए गए हैं। इस रिसर्च का आधार टीकाकरण, संक्रमण फैलने की रफ्तार, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग है। इसमें देखा गया कि वायरस के म्यूटेशन से पहले तक अक्टूबर-नवंबर में तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही थी। म्यूटेशन होने पर भारत में तीसरी लहर जनवरी मध्य में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। We should be on the alert. हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ही चीजें करनी है। एक तो एज ए गवर्नमेंट हमें ये, क्योंकि पता है कि ये हमारे यहाँ से पैदा नहीं हुआ, ये भारत से आ रहा है, तो इसको अब जितने लोग ट्रैवलर्स आ रहे हैं उनको बहुत बहुत केयरफुली मॉनिटर किया जाए।
इसके साथ ही रिसर्च में ओमिक्रॉन वायरस से छुटकारा मिलने के वक्त का भी अनुमान जाहिर किया गया है। इसके मुताबिक अल्फा वायरस से मरीज को 14 दिनों में छुटकारा मिलता था, वहीं डेल्टा वायरस से 10 दिन में, और अब गणितज्ञों का कहना है कि ओमिक्रॉन वायरस से 15 से 20 दिन में छुटकारा मिलेगा। साथ ही ओमिक्रॉन के लक्षणों का भी जिक्र इस रिसर्च में किया गया है, जिसके मुताबिक वायरस के शिकार मरीज को धीमा बुखार रहेगा, हाथ पैर और पेट में दर्द, कमजोरी, थकावट होगी। वायरस आने के साथ ही निमोनिया की शिकायत आएगी, लेकिन ये कितना घातक होगा इसका पता 15 दिन बाद ही चलेगा। सबसे पहले कोरोना अल्फा वायरस के रूप में फैला था, वहीं दूसरी लहर में अल्फा वायरस 6 बार म्यूटेट होने के बाद डेल्टा वायरस के रूप में आया और अब ओमिक्रॉन 50 बार म्यूटेट होने के बाद आया है। डेल्टा वायरस 4 लोगों को संक्रमित करता था तो ओमिक्रॉन 20 लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। ये वायरस इन्फेक्टिव है, ये देखा भी गया है साउथ अफ्रीका में। पर 2 बातें और इम्पोर्टेंट रह जाती हैं कि क्या ये वायरस ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन कर सकता है, जानलेवा इन्फेक्शन कर सकता है, ज्यादा ऑक्सीजन की कमी, लंग्स को हार्म करना, नुकसान करना, ज्यादा डेथ्स होंगी कि नहीं, जो हमने डेल्टा में देखा था। और अभी तक तो यही लग रहा है कि ये वायरस माइल्ड इन्फेक्शन करता है। ये ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन क्या ये डेल्टा से ज्यादा खतरनाक है कि उससे, इसका मतलब कि क्या ज्यादा लोग इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन चाहेंगे, वो अभी नहीं कहा जा सकता। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए बूस्टर डोज देना होगा। बूस्टर डोज के लिए वैक्सीन अपग्रेड करनी होगी, जिसमें कम से कम 3 महीने लगेंगे। ऐसे में तीसरी लहर की आशंका बढ़ती जा रही है, जो घातक हो सकती है। आज तक ब्यूरो। और सबसे पहले बड़ी खबर, वाराणसी में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को कॉन्क्लेव शुरू हो चुका है और प्रधानमंत्री मोदी 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। इस मीटिंग में विकास के कामों के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। ये बैठक दोपहर 2 बजे तक चलेगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी एक ही कार में बैठकर आगे के कार्यक्रमों में जाएंगे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 12 सीएम, 9 डिप्टी सीएम इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। विकास के कामों का खुद सीएम जायजा ले, किस तरीके से ये काम आगे बढ़ रहे हैं, कहां तक पहुंचे हैं, इन सभी बातों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो बीजेपी शासित राज्यों के 12 सीएम यहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक चल रही है और जो बात लगातार बीजेपी की तरफ से कही जाती रही है कि जो भी काम हो रहे हैं उनको खुद सीएम उस पर नजर रखें, विकास के जो काम चल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं कामों के आधार पर आने वाले चुनावों में उतरना है, जिसका संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनारस पहुंचते हैं तो खुद वो अलग अलग परियोजनाओं को देखने पहुंचते हैं, किस तरीके से वहां काम चल रहा है, गति क्या है विकास की, और यही प्रेजेंटेशन अब मुख्यमंत्री जो है वो सौंप रहे हैं कि किस तरीके की योजनाओं पर अभी तक काम हुआ है और आगे आने वाले समय में क्या योजना है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, किस तरीके की जानकारी अभी तक जो ये बैठक चल रही है, कौन कौन से राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपना प्रेजेंटेशन दे दिया है? देखिए, पहले जो है विनय सहस्त्रबुद्धे की तरफ से जो है गुड गवर्नेंस को लेकर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। फिर भूपेंद्र यादव जो श्रम मंत्री हैं उनकी तरफ से एक प्रेजेंटेशन होगा कि काम को कैसे स्पीडी वर्क में किया जा सकता है और टाइम फ्रेम में किया जा सकता है। उसके बाद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एक एक करके जो है अपने राज्यों का फीडबैक देंगे और रिपोर्ट्स देंगे कि कैसे उनके यहाँ केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं को ग्राउंड पे उतारा जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि गति शक्ति का प्रोग्राम जिस तरीके से उन्होंने लॉन्च किया है, सभी मिनिस्ट्रियों का कोऑर्डिनेशन करके कि कोई काम किसी मिनिस्ट्री का है तो उसको कोऑर्डिनेशन कराया जाए, जिससे काम तेजी से हो और कोई भी फाइल जो है 1 से 2 दिन से ज्यादा जो है किसी मुख्यमंत्री की टेबल पे नहीं होनी चाहिए, ना किसी मंत्री की टेबल पे रुकनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो काम की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ जाती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक चीज और जरूर कही जा रही है कि जो विकास के कार्य आप कर रहे हैं उसका ग्राउंड फीडबैक लीजिए, खुद जाइए,
उसकी समीक्षा कीजिए, अगर कोई अड़चन है तो उसका समाधान कीजिए और अपने काम का प्रचार और प्रसार खुद कीजिए। संगठन को लेकर कीजिए, संगठन की सहभागिता के साथ कीजिए, क्योंकि संगठन की सहभागिता से अगर कोई काम किया जाता है तो उसको ग्राउंड पे तेजी से उतारा जा सकता है और उस काम का प्रचार और प्रसार भी किया जाता है। और यही कारण है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह साफ कह दिया जाएगा कि आपको अब संगठन को साथ लेकर ही काम करना है। अगर आप संगठन के काम को साथ लेकर नहीं काम करेंगे तो चुनाव में उसका नुकसान जो है आपको हो सकता है। जिस तरीके से 2018 के चुनाव हो, 2019 में विधानसभा चुनाव हो, उनमें इसी तरीके के नुकसान बीजेपी को हुए थे कि संगठन अलग काम करता था, सरकार अलग काम करती थी। वो प्रधानमंत्री नहीं चाहते और इसीलिए वो चाहते हैं कि संगठन और सरकार रेल के 2 पटरियों की तरह लौटेंगे आपके पास। ऐश्वर्या भी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि काशी में आस्था के रंग के बाद सियासी तड़का भी खूब लग रहा है। प्रधानमंत्री ने बाबा के दरबार और औरंगजेब बनाम शिवाजी किया, तो वहीं अखिलेश ने भी भगवान के सामने झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। सुबानी जंग यही नहीं थमी है, जिन्ना और गन्ना के साथ निजी हमले भी अब शुरू हो गए। बनारस में हर रस है, आस्था है तो सियासत भी है। कल बाबा के नए धाम के लोकार्पण की भव्य तस्वीरें सामने आईं, तो सियासी बयानों के तीर भी चलने लगे। पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की नींव रखने का दावा किया और फिर जुबानी जंग तेज हुई तो उन्होंने भगवान के सामने झूठ न बोलने की सलाह भी दे डाली। बीजेपी इस तंज पर कहां रुकने वाली थी? अभी तक उन्होंने अपना दिया हुआ किस काम का उद्घाटन किया? अगर एक काम बता दीजिए हमें आप लोग, और फिर हम दूसरे प्रदेश की बता दें। ये जो एक्सप्रेसवे बन रहे थे ये समाजवादी सरकार के बने हुए हैं, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी को हमारे और आपके सामने झूठ बोलने, हम और आप तो कोई भगवान तो है नहीं, कम से कम भगवान को देख करके उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। अखिलेश यादव जी सपा के मुखिया प्रधानमंत्री पर ओछी टिप्पणी करते हैं, यह दर्शाता है कि उनकी मानसिकता औरंगजेब की, उनकी मानसिकता जिन्ना की है। ये नहीं मित्रों, उनकी सोच राम भक्तों पर जिस प्रकार गोलियां चलवाएं वही उनकी सोच है। बात निकली तो दूर तक चली गई। अखिलेश ने काशी में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के जमावड़े पर भी कटाक्ष करने से नहीं चूके। फिर तो बीजेपी ने अखिलेश को ही मानसिक दिवालिया बता दिया। बनारस में आज प्रधानमंत्री और 1 महीने का कार्यक्रम वहाँ रखे जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रहा जाता है बनारस में। अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री जी पे करी है वो दिखाता है कि काशी की कायाकल्प और भारतीय संस्कृति, जो बढ़ती हुई संस्कृति है, उसका गौरव उनको पच नहीं रहा है। और साफ दिखता है कि अखिलेश जी जो है वो भारतीय संस्कृति से नहीं प्रेरित हैं, वो जिन्ना संस्कृति से जरूर प्रेरित हैं, और इसीलिए इस प्रकार की वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यूपी में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, सबके अपने अपने दावे हैं। शह और मात का खेल पूरे शबाब पर है। इस सियासी खेल में औरंगजेब हैं, शिवाजी हैं, जिन्ना है तो गन्ना भी है। आज तक ब्यूरो। वहीं आस्था के मंदिर में मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और मीटिंग में विकास के कामों के साथ चुनावी रणनीति पर भी मंथन होगी। ये बैठक दोपहर 2 बजे तक चलेगी। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी एक ही कार में बैठकर यहां पर पहुंचे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्रियों के साथ आगे की रणनीति पर भी चर्चा। भव्य काशी, दिव्य काशी विश्वनाथ को निहारने और नमन करने के बाद गंगा की धारा में सियासत की बातें भी हुई। गंगा आरती देखने के बाद प्रधानमंत्री ने क्रूज पर ही बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक करीब रात 8 बजे शुरू हुई और आधी रात तक चलती रही। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से सुशासन और केंद्र सरकार की योजनाओं से लेकर राज्यों की प्रगति पर चर्चा की। रात की चर्चा दिन में आगे बढ़ी। वाराणसी के BLW गेस्ट हाउस में
मुख्यमंत्रियों का कॉन्क्लेव जारी है। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रेजेंटेशन ले रहे हैं। इनमें यूपी, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, एमपी, असम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपुर और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री शामिल हैं। ज्यादा जोर विधानसभा चुनाव वाले राज्यों पर है। माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर हमारे सभी धार्मिक स्थलों की और इन सब का उत्थान हुआ है। जगह जगह पर जो काम सैकड़ों वर्षों में कभी किसी ने सोचे नहीं थे, वो मोदी जी के नेतृत्व में सब साकार हो रहे हैं। सारे आज भव्य हमारा जो है काशी बन गया है, भव्य काशी, दिव्य काशी, यहाँ का कॉरिडोर आज दुनिया का एक प्रमुख स्थल बन गया है। अयोध्या धाम बनने जा रहा है। हमारा केदारपुरी में भी जो है भव्य दिव्य निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ भी शिलान्यास हो गया है। बद्रीनाथ जी में भी हो रहा है, जगन्नाथपुरी में। पूरे देश के अंदर आज धर्म के प्रति और धार्मिक जो उत्थान है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार चल रहा है। लगभग 350 साल पहले माँ अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनरुद्धार किया था और 350 साल बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने फिर से मंदिर का पुनरुद्धार करके कॉरिडोर बनाया है। ये सचमुच में अद्भुत अवसर है। जो विश्वास है काशी विश्वनाथ के ऊपर, वो सब रखने वालों को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक देन मोदी जी ने दिया है। बहुत स्वच्छ है, पराक्रम कर सकते हैं, घाट तक जा सकते हैं और दर्शन भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहुत ही सुविधा है। पूरी कॉरिडोर जो उन्होंने बनाया ये तो अद्भुत है और बहुत सारे लोगों की आस्था जो है वो आस्था कायम करने का ये जो काम है, पूरा भारतवर्ष बहुत साल तक मोदी जी को याद करेगा। बाबा की नगरी काशी में आस्था के साथ सियासत के रंग भी खूब दिख रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए तो आज राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ बाबा के दरबार में आए। तो अब आने वाले जो देश विदेश से आने वाले भक्त हैं, उनकी जो कठिनाइयां थी, गलियों में सिमटा हुआ 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे से निकल करके 52,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के क्षेत्रफल में जो भव्य और दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम लोक को समर्पित हुआ है, आने वाले भक्तों को अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होगी। गंगा आरती से पहले कल पीएम ने संत रविदास की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ 12 मुख्यमंत्री मौजूद थे। गंगा आरती में भी सभी मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की। उनके साथ बीजेपी के 9 उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण पर पीएम ने औरंगजेब का जिक्र किया तो शिवाजी की वीर गाथा भी सुनाई। देश के धरोहरों को नष्ट करने वालों को खरी खरी सुनाई तो विरासत को सहेजने वालों को भी याद किया। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए तो असंभव कुछ भी नहीं। काशी के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्रियों का अगला पड़ाव अयोध्या है। उम्मीद तो बस यही है कि शिव के बाद भगवान राम भी उसके सियासी बेड़े को पार लगाएंगे। ऐश्वर्या पालीवाल, समर्थ श्रीवास्तव, हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक। हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। ऐश्वर्या, जिस जगह पर आप खड़ी हैं वहां पर क्या कार्यक्रम होने वाला है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, मैं पहले तो आपको दिखाऊं कितना भव्य मंदिर है ये, जहां पे प्रधानमंत्री लगभग 3 बजे आज पहुंचेंगे। स्वर्वेद मंदिर है ये, 140 फुट की ऊंचाई है इसकी
और यहाँ पे पूरी तैयारियां चल रही हैं प्रधानमंत्री के लिए। देखिए और शुरुआत के अंदर ये जो सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगी और आपको दिखाऊंगी बड़े बड़े कटआउट्स उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, और बाजू में बहुत बड़ा सा कटआउट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सब यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं। जितने भी मुख्यमंत्री आए हुए हैं बीजेपी स्टेट्स के, वो सभी इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे और यहाँ से ही वो सब अयोध्या की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि एक मंदिर के बाद लौटेंगे दूसरा आपके पास मंदिर। ऐश्वर्या, नजर बनाए रखिए 3 बजे के आसपास वहां पर गतिविधियां तेज हो जाएंगी जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ पहली बार कैमरे पर आए। क्या है उनके फ्यूचर प्लान्स, आप भी सुनिए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। शादी के बाद तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री पटना पहुंचे। इस वक्त दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। पहले तो दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तेजस्वी जी, बात उठ रही है कि बहुत सिंपल शादी की और किसी को कानों कान खबर नहीं, क्या वजह थी इतनी सिंपल और छुप छुपा के शादी करने की? नहीं, कोई छुप छुपा के नहीं, बाकायदा दोनों परिवारों के साथ जो है उनके आशीर्वाद से जो है ये शादी संपन्न हुआ है। और उसके बाद पहले से हम लोगों ने तय किया था कि बिहार आकर के बहु भोज जो है, रिसेप्शन जो है वो लोगों के बीच ही दिया जाएगा। समय कम था क्योंकि खरवास होने वाला था और इतनी जल्दी डिसीजन हुई कि तैयारी करने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। तो इसलिए बाद में हम लोगों ने सोचा कि बाद में रिसेप्शन दे करके जो लोग हैं केवल अभी परिवार के लोग ही जो हैं उसको न्योता दिया जाएगा। परिवार में भी जो जैसे मेरी जितनी बहनें हैं, उनके इन लॉज हैं या हमारे बड़े भाई हैं, बस उनको ही न्योता दिया गया। रिचल, राजश्री, आप को था कि इतनी सिंपल शादी हो, परिवार के लोग ही शामिल हों? बिल्कुल, हमेशा से यही चाहते थे, बस फैमिली जो अपने लोग हैं वो यहाँ साथ में रहे, ऐसे आशीर्वाद दे बड़े। किसी को बुलाए नहीं क्योंकि आप विपक्ष के नेता हैं, बिहार विधानसभा के लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं। इतने लोग थे, लोग उम्मीद कर रहे थे कि बुलाया जाएगा, लेकिन बिल्कुल परिवार के लोग ही बहुत छोटी सिंपल शादी। कोरोना की वजह से हुई, क्या वजह रही? सारे रीजंस में, अभी कोरोना का नया वेरिएंट भी आया था और सब कुछ इतनी जल्दी तय हुआ। आपको भी पता है लगन में कहीं कोई जगह भी नहीं मिलती, और आप ही बताएं अगर सब लोगों को बुलाया जाता तो दिल्ली में कहाँ ऐसी जगह है जहाँ लोग सारे फिट हो पाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा अभी सिर्फ परिवार के बीच रखा जाए, बाद की जो रिसेप्शन है, क्योंकि जो बहु भोज है वो भी एक विवाह का जो है अंग है, पार्ट है। लेकिन कानों कान किसी को खबर नहीं हुई, ना मीडिया को खबर हुई। एक दिन पहले पता चला कि आपकी एंगेजमेंट और शादी दोनों एक ही दिन हो रहे हैं, किसी को पता नहीं, आपके नजदीकी लोगों को पता नहीं, ऐसी क्या वजह थी? शादी होगी तो बाद में पता चलेगा ही, हम इसको थोड़ी ना छुपा के रखेंगे। जाहिर सी बात है, शादी होना था, हम लोग सोचे कि थोड़ा सीक्रेट इसको रखा जाए, बाद में जो है लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि आप मीडिया के जरिए जो है बहुत लोगों को सूचना मिलती है, और आपने भी लास्ट विवाद तेज प्रताप जी का देखा होगा, मंच भी टूटा, काफ़ी भीड़ हुई। तो इस वजह से जो परिवार के लोग हैं, उन्हीं लोगों की राय थी कि सिर्फ क्योंकि दो अलग अलग परिवार हैं और दोनों में ज़्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, परिवार के लोग एक दूसरे को जाने पहचाने, इसलिए हम लोगों ने एक स्पेस जो है वो देने का मौका किया। वरना अगर सब लोगों को बुलाया जाता, राष्ट्रपति जी हों, प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, तो सब लोग जो है उनके होस्ट में ही लगे रहते हैं, तो परिवार को आपस में बैठ करके बात करने का जो समय जो है वो नहीं मिल पाता। राशि जी, आपको क्रिकेटर के तौर से, आप पुराने जानते हैं एक दूसरे को, तो क्रिकेटर के तौर पे आपने पसंद किया था, आप तो विपक्ष के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको भी एक राजनेता के साथ शादी करके? पर्सनली लाइक अच्छा ही लगता है सब। क्रिकेटर के तौर पे ठीक थे या राजनेता के तौर पर? मैं पर्सनल लेवल से हमारा वो है तो। आप बताइए कितना पुराना जानते हैं आप? कहा जा रहा है कि आप स्कूल टाइम से साथ पढ़ते थे, तब से एक दूसरे को जानते हैं, तब से आपकी दोस्ती थी। नहीं, अब कहा जा रहा है, हाँ, लंबे समय से हमारी जान पहचान था, दोस्ती थी। और पिताजी ने पूछा शादी करना है तो कोई लड़की है तो बताओ, तो हमने बताया, उनको मिलवाया, उनको पसंद आई, दोनों परिवार मिले और झटपट तैयार हो गए सब। नहीं तो कब बताया आपने? बहुत पहले ही बता दिया था या बाद में कहा लालू जी ने, राबड़ी जी ने कि शादी करनी आपकी, तो आपकी समझ में कोई लड़की है या हम ढूंढे कोई, तो आपने कब बताया उनको?
नहीं, अब ऐसे नहीं, बट हिंट तो उनको था, तो हमने बताया भी था पहले भी जब पूछे। फिर अभी आप जान रहे हैं कि बिहार का चुनाव भी बीच में आ गया था, तरह तरह की कोरोना भी था, तो उस वजह से थोड़ा डिले वगैरह हुआ। लालू जी और राबड़ी लालू जी की तबीयत भी ठीक नहीं थी और हम लोगों के साथ भी नहीं थे, रांची में थे, आप सब लोगों को पता है। तो समय का इंतजार था, अब जब समय मिला तो सब कुछ हो गया। लालू जी और राबड़ी जी का क्या कहना था जब आपने बताया कि ऐसे मैंने एक लड़की ढूंढ रखी है, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं? नहीं, पापा मम्मी इस मामले में जो है उनका यही राय था कि जहाँ बच्चे खुश रहें बस, क्योंकि माता पिता का सबसे बड़ा कामना यही होता कि बच्चे खुश रहें। और अब तो नए ज़माने में ये सारी चीज़ें बहुत पीछे छूट गई हैं और हम लोग तो समाजवादी नेता रहे हैं। लोहिया जी ने भी कहा था कि भाई एक बार अगर किसी से कमिटमेंट हो जाए तो किसी महिला से तो आप पूरा रही, और हम लोग समाजवादी लोग भेदभाव करते नहीं हैं। राशि जी, आप शादी से पहले लालू जी से, राबड़ी जी से बहुत पहले भी मिलती रही होंगी, तो कैसा लगता था कि लालू जी इतने बड़े राजनेता, नाम उनका, तो कैसा जब आप पहली बार उनसे मिली तो कैसा लगा आपको और क्या कहा लगता है? बोलो, क्या कहा उन्होंने? आपकी मुलाकात कैसे रही लालू जी और राबड़ी जी? बहुत अच्छी रही थी। कब मिली थी आप शादी से पहले? कितनी बार मिल चुके थे? काफी बारी, 2-3 बार। तो कैसा लगा लालू जी से मिलके और राबड़ी जी? अच्छा लगा। और उनका क्या रिएक्शन था? वो बहुत लाइक डाउन टू अर्थ, वेरी नाइस। तेजस्वी जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्रिकेटर थे, पहले क्रिकेटर बनना चाहते थे और साथ पढ़ते थे, स्कूल में भी क्रिकेट खेलते थे आप, तो आपकी जो दोस्ती हुई एक क्रिकेटर के तौर पे इन्होंने देखा होगा, तो आज जब पता चला कि उसके बाद आपकी लाइफस्टाइल, आपकी कैरियर बदल गया, आपका प्रोफेशन बदल गया, आप राजनेता हुए, तो क्या इनका रिएक्शन था कि आप राजनेता के तौर पे ठीक है या क्रिकेटर के तौर पे आगे कैरियर आपको बढ़ाना चाहिए था? नहीं, कोई क्रिकेटर और राजनेता देख करके ये बात नहीं हुई थी, जाहिर सी बात है। बट हाँ, चैलेंजिंग लाइफ रहा है मेरा और हमेशा इनका सपोर्ट रहा है, तो साथ है। तो आपको सोचा था कि इतने बड़े राजनेता बने, कि लालू जी के बेटे तो हैं ही छोटे, लेकिन आपने उस वक्त सोचा था जब आपकी मुलाकात हुई थी? इतना नहीं सोचा था, इतना क्या सोचा था कि क्या होंगे आगे जाके? जो भी होंगे सपोर्ट था मेरा, बस जो भी इन्होंने चूज किया इनकी चॉइस थी एंड ऑब्वियसली सपोर्ट था ही। आपने इनका विपक्ष के नेता के तौर पे भी काम देखा, डिप्टी सीएम थे जब, तब भी काम देखा, तो किस ढंग से आप देखते हैं? मैं इनको हमेशा अलग ही लेवल पे देखती हूँ, इनको बहुत ऊपर देखती हूँ। यू नो, आई सी टू हिम, ही इज वेरी इंटेलेक्चुअल, स्मार्ट, ही इज अ गुड पॉलिटिशियन, गुड लीडर, यूथ लीडर। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। जब ये मंत्री थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री, हेल्पलाइन में हजारों प्रपोजल्स आ गए थे, तो आपको कैसा लगा था उस वक्त? अच्छा, चलिए अब ये सब बात एक आखिरी सवाल, एक दो सवाल और हैं तेजस्वी जी, एक दो सवाल और हैं, लेकिन उस टाइम बहुत चर्चा में आप रहे। आपसे मैं एक सवाल जानना चाहता हूं, जब आपके काम को लेकर तारीफ हो रही थी पीडब्ल्यूडी मंत्री के नाते, तो उस वक्त इतना सब चीजें हुई थी, तो बहुत चर्चाएं हुई थी आपकी उस वक्त इन चीजों को लेकर के, लेकिन आपने सोच ही रखा था कि कहाँ शादी करनी है। क्या अब इनका राजनीति में भी सोच रहे हैं कि आपके साथ, जैसे राबड़ी जी आपकी मदर राजनीति में है, तो आप चाहेंगे कि? कुछ नहीं, ये सब कुछ अच्छा, अब किस ढंग से आगे करेंगे? लोग काफी उम्मीद कर रहे हैं बिहार में काफी उम्मीद कर रहे हैं कि बड़ा भोज हो और तमाम चीजें हों, लोग जल्दी तय कर देंगे, डेट अनाउंस कर देंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल और, आपके मामा साधु यादव भी कई तरह के सवाल उठा रहे हैं आजकल, हालांकि वक्त बदल चुका है, इंटरकास्ट मैरिज, इंटररिलीजन मैरिज, तो वो साधु यादव कह रहे हैं कि हम बिहार नहीं आने देंगे, उन्होंने गलत काम किया, नाक कटवा दिया। अब किस ढंग से? अब देखिए, वो बड़े हैं, उनका सम्मान है और इस पे ज्यादा कोई हमको टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। और जो भी बातें कही जा रही हैं इस पे ध्यान क्या देना, ये उज्ज्वलन मुद्दे ये नहीं है, जो असली मुद्दा है तो हमारी शादी हो गई, अब बिहार के लोगों की सेवा करें। बेरोजगारी है, महंगाई है, इन पे हम लोगों को ज़्यादा जो है, आप लोगों को भी तवज्जो देनी चाहिए। तो भी जो भी तस्वीरें पहले की दिखाई जा रही है वो है ही नहीं, तो कोई और है। चलिए, ठीक है। तेजस्वी जी, आपको सबने बधाई दी, चाहे वो सुशील मोदी हो, तमाम पार्टियों के नेता ने, सभी लोगों को जी, सभी लोगों का जो है, हम अपने और अपने धर्मपत्नी के तरफ से सभी लोगों को, बिहार के लोगों को
हम धन्यवाद देते हैं आशीर्वाद और प्यार के लिए।